आफ्टरनून। तो चलिए हम लोग यूनिट 2 की बात कर रहे हैं। उसी यूनिट 2 में हम लोग कुछ काम कर चुके हैं, अब उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए यूनिट 2 की बात करते हैं। तो यूनिट 2 में हम लोग एक पार्ट पढ़ चुके, अब दूसरे पार्ट में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो चलो लिखो, लिखिएगा, किसी भी दो पदार्थ के बीच, किसी भी दो पदार्थ के बीच प्रतिक्रिया पूर्णतः तभी संभव होता है जबकि उसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आपस में बराबर। तो देखिए ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, काफी वीआईपी पॉइंट है। तो बता रहे थे ये काफी महत्वपूर्ण बात, इस पर आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। यूनिट 3 में भी इसका जरूरत हम लोग को होगा। और अभी हम लोग पिछले पार्ट में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की बात की, किसी भी दो पदार्थ के बीच प्रतिक्रिया पूर्णतः तभी संभव होता है जबकि उसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आपस में क्या हो, बराबर हो। तो देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर कहेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी, यानी दो पदार्थ का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जब बराबर होगा तो प्रतिक्रिया पूर्णतः होगा। और प्रतिक्रिया पूर्णतः को हम लोग इस रूप में दिखाते हैं, जैसे देखो ए ऐसा जब देते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग पूर्णतः प्रतिक्रिया, पूर्णतः प्रतिक्रिया करता है। तो अगर ये ट्रिपल लाइन दिया हुआ है तो इसको पढ़ते हम लोग पूर्णतः प्रतिक्रिया करता है। तो जब पूर्णतः प्रतिक्रिया करेगा तो ये बीच में 3 लाइन देते हैं, और पूर्णतः प्रतिक्रिया करने के लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अब देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर करना पड़ेगा। तो जैसे हम कुछ उदाहरण रखते हैं आपके सामने, तो देखिए कुछ एग्जांपल रखते हैं। तो जैसे कहते हैं ये 16 ग्राम ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन पूर्णतः प्रतिक्रिया करेगा कितना ग्राम mg से। देखो ये क्वेश्चन हो, कहता 16 ग्राम ऑक्सीजन पूर्णतः प्रतिक्रिया करेगा कितना ग्राम mg से। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपको जरूरत होता है। अब ऐसे चलेंगे तो रिएक्शन करना पड़ेगा, फिर क्या क्या करना पड़ेगा। तब देखिए आपको कहता 16 ग्राम ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन पूर्णतः प्रतिक्रिया करेगा कितना ग्राम mg से। अब देखो 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन ये देखो तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालो। तो क्या बोले थे आपको, वेट बटे इक्विवेलेंट वेट। तो देखो वेट कितना दिया है 16 ग्राम, तो 16 बटे इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का बोले थे 8 होता है, तो 8 इक्विवेलेंट वेट 8 होता था, 8 गुना 16। तो देखो कितना हुआ ये 2 इक्विवेलेंट, 2 इक्विवेलेंट। तो अब देखो ऑक्सीजन का जब 2 इक्विवेलेंट है तो mg का भी हम लोग को लेना पड़ेगा 2 इक्विवेलेंट। तो इसीलिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ mg, तो mg चूंकि पूर्णतः प्रतिक्रिया करेगा तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर हम लेना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ mg कितना 2 इक्विवेलेंट। और आप जानते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ mg जो होता है, याद कीजिए mg का इक्विवेलेंट वेट 24/2, ये 12, और 12 ग्राम अगर लेते हैं तो पढ़े थे 12 ग्राम, ये होता है 1 इक्विवेलेंट, 1 इक्विवेलेंट। इसीलिए 2 इक्विवेलेंट बराबर 2 गुना कितना 12, मतलब 12 गुना 24 ग्राम। तो पता चल गया हम लोग को कि आंसर कितना होगा। तो ये ऑक्सीजन 16 ग्राम जब ऑक्सीजन लीजिएगा तो mg का लेना पड़ेगा 2 इक्विवेलेंट। इसको आप मौखिक बना सकते, देखो 16 ग्राम 2 इक्विवेलेंट है तो इसका भी लेना पड़ेगा 2, और mg का होता 12 ग्राम 1 इक्विवेलेंट, तो 2 इक्विवेलेंट 24 ग्राम लेना पड़ेगा। तो इसी तरह से देखिए आप बना सकते हैं कि कितना इक्विवेलेंट लेंगे कि पूर्णतः प्रतिक्रिया करेगा। तो पूर्णतः प्रतिक्रिया करेगा, जैसे इस तरह से क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, लिखिए 27 ग्राम एल्युमिनियम से पूर्णतः प्रतिक्रिया करने के लिए 27 ग्राम एल्युमिनियम से पूर्णतः प्रतिक्रिया करने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। देखो ये तो कहते 27 ग्राम एल्युमिनियम से पूर्णतः प्रतिक्रिया करने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो देखो कितना एल्युमिनियम है 27, और याद कीजिए इक्विवेलेंट वेट एल्युमिनियम का बताया था आपको 9। ये जो इक्विवेलेंट वेट होता है एल्युमिनियम का कितना, तो 27/3 ये 9, और 9 ग्राम एल्युमिनियम बराबर 1 इक्विवेलेंट। तो 1 इक्विवेलेंट देखो यहाँ कितना ग्राम दिया है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एल्युमिनियम देखो क्या ग्राम दिया है 27 बटे कितना जी 9, 9 तिया 27, तो 3 इक्विवेलेंट। तो 3 इक्विवेलेंट, तो ऑक्सीजन का भी लेना पड़ेगा 3 इक्विवेलेंट, और 1 इक्विवेलेंट होता है 8 ग्राम। इसीलिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन 3 इक्विवेलेंट, और 3 इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का आप जानते हैं 16/2, 8 ग्राम बराबर 1 इक्विवेलेंट। इसीलिए 3 इक्विवेलेंट बराबर 3 गुना 8, तो 8 तिया 24 ग्राम। तो इस तरह से देखिए आप पता कर सकते हैं कि पूर्णतः प्रतिक्रिया करना हो तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर लेना पड़ेगा, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर ले लीजिएगा तो प्रतिक्रिया पूर्णतः हो जाएगा। तो पूर्णतः प्रतिक्रिया करने के लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आपको बराबर लेना पड़ेगा। जैसे अगर कहता आपको जैसे कहता है ये 98 ग्राम H2SO4, तो 98 ग्राम H2SO4 पूर्णतः प्रतिक्रिया करेगा कितना ग्राम NaOH से, तो 98 ग्राम H2SO4 कितना ग्राम NaOH से, देखो ये 98 ग्राम है, तो 98 बटे H2SO4 का 49 होता है,
तो 98, इसका 49 बताएं, 49 दूना 98, ये कितना 2 इक्विवेलेंट, तो इसका 2 इक्विवेलेंट, तो इसका भी लेना पड़ेगा 2 इक्विवेलेंट और 2 इक्विवेलेंट, और आप जानते हैं इसका 1 इक्विवेलेंट जो होता है, 1 इक्विवेलेंट होता है 40 ग्राम, तो 2 इक्विवेलेंट मतलब 2 गुना 40 मतलब कितना 80 ग्राम। तो अगर आप इसका 98 ग्राम लेंगे तो 2 इक्विवेलेंट हुआ, तो उसका 80 ग्राम लेंगे तो पूर्णतः प्रतिक्रिया हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, पूर्णतः प्रतिक्रिया करने के लिए आप पता कर सकते हैं, अगर दे दे पूर्णतः प्रतिक्रिया करता है तो इस इक्विवेलेंट वेट की सहायता से आप पता कर लेंगे कब पूर्णतः प्रतिक्रिया होगा। तो ये देख रहे थे हम लोग एक पूर्णतः प्रतिक्रिया करने वाली बात। तो ये पूर्णतः प्रतिक्रिया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यदि बराबर हो गए तो पूर्णतः प्रतिक्रिया होगा। तो चलो उसके बाद पुनः लिखिए, याद रखें आयतन वॉल्यूम ताप से प्रभावित होता है, आयतन ताप से प्रभावित होता है, लेकिन द्रव्यमान, आयतन ताप से प्रभावित होता है लेकिन द्रव्यमान प्रभावित नहीं होता। तो ये जो आयतन होता है यह ताप से प्रभावित होता है लेकिन द्रव्यमान प्रभावित नहीं होता है। तो आयतन प्रभावित होगा, याद रखिएगा, इसका जरूरत होते रहेगा आपको कि ये जो आयतन होगा ये ताप से प्रभावित होता है लेकिन द्रव्यमान प्रभावित नहीं होता। निम्न को याद रखें, हिसाब बनाइएगा, वहां जरूरत आपको होगा। निम्न को याद रखें तो क्या, तो ये जो एक एटीएम होता है, एक एटीएम जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, तो एक एटीएम बराबर होता है 760 mm ऑफ Hg। एक एटीएम बराबर होता है 760 mm ऑफ Hg, या कहते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो एक एटीएम 760 में 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 1.013 बार, ये 1013 बार, क्या कहते हैं 1.013 गुना 10⁵ पास्कल, PA पास्कल होता है, पास्कल PA ये पास्कल होता है। और ये एक बार बराबर होता है, एक बार बराबर 10⁵ पास्कल। तो एक बार बराबर 10⁵ पास्कल, तो इतना बार है, तो बार इतना है, तो बार, तो एक बार बराबर तो 10⁵ पास्कल, तो इतना बार बराबर इतना गुना 10⁵। तो इसको याद रखिएगा, हिसाब में जरूरत होगा आपको, हिसाब बनाइएगा तो उसमें यूज होता है। तो एक एटीएम हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम एटमॉस्फेरिक, एक एटीएम 760 में बस 76 सेंटीमीटर ऑफ 1.013 बार,
1.013 गुना 10⁵ पास कर, एक बार 10⁵ पास कर। तो ये हम लोग का चल रहा था बेसिक नंबर ए में, बेसिक की बात हम लोग कर ली। ये था बेसिक कंसेप्ट जो जरूरत हम लोग को होगा। इक्विवेलेंट वेट खास करके निश्चित रूप से करके रखिएगा, यूनिट 3 में भी आपको जरूरत होगा। इक्विवेलेंट वेट की कहानी यूनिट 3 में भी यूज होता है, फैराडे लॉ जब पढ़िएगा वहाँ यूज होगा, फिजिक्स में भी यूज होता है। तो ये देख लेते हम लोग बेसिक कंसेप्ट। अब नंबर बी में चलेंगे। नंबर बी होगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये देखो सॉल्यूशन पीछे बता चुके हैं, घोल या विलयन, घोल या विलयन। तो घोल या विलयन ये सॉल्यूशन आपको बता चुके। ये जो सॉल्यूशन होते हैं हम लोग को बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना, आपको बता चुके हम लोग को बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। और उस सॉल्यूशन को कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन जिसका दो अवयव होता है, दो कंपोनेंट होता है। तो देखो ये बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन पीछे बता चुके हैं। इस बाइनरी सॉल्यूशन दो अवयव होता है। ये बाइनरी सॉल्यूशन का अर्थ है दो अवयव। और ये दो अवयव कौन सा है? एक है सोल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट। घोल के दो अवयव होते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन अगर है तो बाइनरी सॉल्यूशन है तो दो अवयव है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। ये जो सोल्यूट है इसको हम लोग घुल या विलय कहते हैं, घुल या विलय कहते हैं। और ये सॉल्वेंट को घोलक या विलायक कहते हैं। तो घोलक या विलायक कहते हैं और सोल्यूट को घुल या विलय कहते हैं। और सोल्यूट और सॉल्वेंट जब मिल जाता है तो सॉल्यूशन बन जाता है, बाइनरी सॉल्यूशन। तो इस तरह से देखिए बाइनरी सॉल्यूशन होता है जिसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट। तो अब देखो सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में थोड़ा सा सीखें हम लोग। तो देखो ये जो सॉल्वेंट है, ये जो सॉल्वेंट होता है जिसको आप घोलक के सॉल्वेंट, तो ये तो सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट कहते यह घुल को घुलाता है, यह प्रायः घुल को घुलाता है या मिलाता है। तो सॉल्वेंट क्या करता है? घोलक या प्रायः घुल को घुलाता है या मिलाता है। घोल में यह प्रायः अधिक रहता है। तो देखिए जो अवयव अधिक होगा, जो अवयव अधिक होगा उसको आप घोलक कह दीजिए। तो जो अवयव अधिक होगा वो घोलक कह दीजिए। घोल में यह अवयव प्रायः अधिक होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जानना, अगर वाटर होगा तो वो कम भी होगा तो वो हमेशा घोलक होता है। तो कहते हैं वाटर हमेशा घोलक होता है, चाहे इसकी मात्रा कम ही क्यों न हो। तो वाटर हमेशा घोलक होता है चाहे इसकी मात्रा कम ही क्यों न हो। तो वाटर कम भी रहेगा तो वो हमेशा घोलक होता है। उसके बाद कहते हैं यदि
वाटर, घोलक हो तो इसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। यदि वाटर घोलक हो तो इसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, जलीय घोल कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि वाटर कम भी रहेगा तो वो हमेशा घोलक होगा, और ये घोलक जो होते हैं तो घोलक प्रायः अधिक होता है, इसलिए इस घोलक के वेट को, मोलेकुलर वेट को और मोल को, वेट को हम लोग बड़ी W लेंगे, मोलेकुलर वेट को बड़ी M लेंगे और मोल को बड़ी M लेंगे। तो जब घोलक रहेगा, इस घोलक के केस में अगर हमको वेट कहेगा तो बड़ी W लेंगे, मोलेकुलर वेट कहेगा तो बड़ी M लेंगे और मोल कहेगा तो बड़ी N लेंगे। तो हिसाब में ये जरूरत होगा हमको, हिसाब के लिए ये पकड़ना है। तो वेट बड़ी W, वेट ऑफ सॉल्वेंट बड़ी है, मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट बड़ी है, ये मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरह से देखिए, इतनी बात जानिए सॉल्वेंट के लिए। तो सॉल्वेंट के बारे में बता रहा हूं, घोलक। तो ये सॉल्वेंट की बात हुई, घोलक कहते हैं हम लोग। चलिए उसके बाद लिखिए सोल्यूट। सोल्यूट के घुल्य, सोल्यूट घुल्य। तो यह घोलक में या तो घुलता है या मिलता है। यह घोलक में या तो घुलता है या मिलता है। घोल में प्रायः इसकी मात्रा कम होती है। घोल में प्रायः इसकी मात्रा कम होती है। जो देखिएगा कम है उसको आप सोल्यूट ले लीजिएगा, ये कम होती है। और इसका देखिए, अगर वेट होगा, मोलेकुलर वेट होगा और मोल हो, तो वेट को छोटी W, मोलेकुलर वेट को छोटी है, मोल को छोटी है। तो इस तरह से सोल्यूट, सॉल्वेंट, घुल्य और घोलक के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी हासिल की। तो ये था घुल्य और घोलक। तो इस तरह से देखिए घुल्य और घोलक होते हैं। घुल्य और घोलक की बात हो गई। अब देखिए ये जो घोल होते हैं, मेन जो प्रश्न हम लोग को होता है, इस घोल के कंसंट्रेशन को, संघनन को व्यक्त कर, कि घोल के संघनन को कैसे व्यक्त करते हैं। तो चलिए एक मेन पॉइंट मारे, लिखिए घोल के संघनन को व्यक्त कर, घोल के संघनन को व्यक्त कर। तो घोल के संघनन को व्यक्त कर, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन के संरक्षण को व्यक्त कर। तो लिखिए घोल के संरक्षण को निम्न 7 रूपों में, घोल के संरक्षण को निम्न 7 रूपों में व्यक्त किया जाता। घोल के संरक्षण को निम्न 7 रूपों में व्यक्त किया जाता है। तो 7 रूप में व्यक्त करते हैं। चलो पहला लिखो ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। दूसरा लिखिए परसेंटेज कंसंट्रेशन। तीसरा लिखिए मोल फ्रैक्शन। चौथा लिखेंगे मोलरिटी। पांचवा नॉर्मेलिटी। छठा मोलैलिटी। सातवां पार्ट पर मिलियन। ये 7 टर्म में ग्राम पर लीटर, परसेंटेज कंसंट्रेशन, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी और पार्ट पर मिलियन। तो इस तरह से देखिए 7 रूप में हम लोग कंसंट्रेशन को व्यक्त करते हैं। तो ये 7 रूप में व्यक्त होगा कंसंट्रेशन। तो बढ़ेंगे हम लोग एक ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। तो ग्राम पर लीटर। तो अब आइए ग्राम पर लीटर की बात करते हैं। तो नाम से ही देखिए लग रहा ग्राम पर लीटर, 1 लीटर में ग्राम पर लीटर। तो देखो ग्राम पर लीटर क्या अर्थ है? ग्राम पर लीटर क्या अर्थ है? 1 लीटर में ग्राम। तो 1 लीटर में ग्राम मीन्स 1 लीटर में कितना ग्राम, उसी को कहेंगे ग्राम पर लीटर। जैसे 1 लीटर में x ग्राम, जैसे कहें कि 1 लीटर में x ग्राम, इसीलिए ग्राम पर लीटर होगा x। तो 1 लीटर में हमको निकालना है कितना। तो 1 लीटर में जितना हो जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ग्राम पर लीटर। तो ग्राम पर लीटर हो जाएगा 1 लीटर में कितना ग्राम। जैसे देखो हम लोग कहते हैं कि एक घोल के 200 ml में 5 ग्राम घुला हुआ है तो ग्राम पर लीटर की गणना करें। देखो एक घोल के 200 ml में 5 ग्राम घुला हुआ है तो ग्राम पर लीटर की गणना करें। तो देखो तो क्या है जी, 200 ml में 5 ग्राम है इसलिए 1 लीटर में आप जानते होंगे कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 में। ठीक है, तो क्या कहिएगा, चूंकि 200 ml में 5 ग्राम है
इसीलिए 1 तो 5/200, इसीलिए 1000 तो 5 गुना 1000/200। तो देखिए ये कितना आ गया, 25 ग्राम आ गया। तो देखिए ग्राम पर लीटर हम लोग का निकला कितना, ये 25 ग्राम। तो इस तरह से देखिए 1 लीटर में हम लोग निकालेंगे हमेशा, 1 लीटर में। ग्राम पर लीटर जब भी पूछेगा क्या कीजिएगा, 1 लीटर में निकाल दीजिएगा। जब भी ग्राम पर लीटर की बात होगी तो आप 1 लीटर में निकाल दीजिएगा। लेकिन देखिए इसी को हम लोग टेक्निकली करेंगे, हमेशा टेक्निकली सोचेंगे। क्या कहा आपको प्रश्न में 200 ml में कितना जी, तो 200 ml में 5 ग्राम। तो आप सोचिएगा, टेक्निकली सोचिएगा कि इधर कितना से गुणा करेंगे 1000 पुर जाएगा, कितना से गुणा करेंगे। तो देखो अगर हम 5 से गुणा कर दें तो 1000 पुर जाएगा। तो जितना से गुणा करने के बाद 1000 पुरेगा उतने से इधर आप गुणा कर दीजिएगा। देखो निकल गया ग्राम प्रति लीटर कितना, 25 ग्राम। तो मेन इसी को फॉलो करना, हम लोग हिसाब बनाएंगे हमेशा इसी तरह से बनाएंगे। ग्राम पर लीटर जब भी होगा प्राय आपको इसी तरह का हिसाब मिलेगा। जैसे देखिए कहेगा 500 ml में 3 ग्राम, तो देखो कितना से गुणा करना पड़ेगा, 2 से। इधर भी गुणा कर दीजिएगा 2 से। तो देखो ग्राम पर लीटर कितना निकल गया, 6 ग्राम। इसी तरह देखिए अगर 250 ml में कहेगा 4 ग्राम में, कितना से गुणा कीजिएगा, 4 से। 250 को 4 से गुणा कर देंगे 1000 फुट जाएगा। इधर भी गुणा कर दीजिएगा 4 से। तो देखो ग्राम पर लीटर निकल गया कितना, 16 ग्राम। तो इस तरह से आप टेक्निकली बनाएंगे, ग्राम पर लीटर की जो गणना करेंगे इस तरह से टेक्निकली आप करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात, ग्राम पर लीटर इस तरह से हम लोग निकालेंगे। ग्राम पर लीटर की बात हुई, ऐसे निकालेंगे। अब देखिए ग्राम पर लीटर, ये तो द्रव्यमान है ग्राम, लेकिन लीटर जनता आयतन है। तो ग्राम अभी क्या बोले थे, द्रव्यमान ताप से प्रभावित नहीं होता। ग्राम तो प्रभावित नहीं होगा लेकिन लीटर तो प्रभावित हो, इसलिए ग्राम पर लीटर पर ताप का प्रभाव पड़ता है। हम क्या कह सकते हैं, ग्राम पर लीटर ताप से प्रभावित होता है। ये जो ग्राम पर लीटर है, ग्राम पर लीटर ताप से प्रभावित होता है। क्यों होता है जी, तो बोले ग्राम तो इसमें प्रभावित नहीं होगा, लेकिन ये जो लीटर है ये प्रभावित होगा, इसलिए ग्राम पर लीटर ताप से प्रभावित होता है। तो इस तरह से देखिए एक हम लोग आपका कंप्लीट की ग्राम पर लीटर। तो ग्राम पर लीटर को हम लोग देख लिए, ग्राम पर लीटर। तो ये था ग्राम पर लीटर। अब नंबर 2 में चलेंगे, परसेंटेज कंसंट्रेशन। परसेंटेज कंसंट्रेशन। तो इस परसेंटेज कंसंट्रेशन की बात हम लोग करेंगे। परसेंटेज कंसंट्रेशन यहीं से अगला पार्ट होगा। नेक्स्ट तो अगले पार्ट में हम लोग यहीं से मिलेंगे, यहीं से देखेंगे। तो आज हम यहीं विदा ले रहे हैं, अगला पार्ट आपका यहीं से शुरू हो। ठीक है, थैंक्स।